समूह 15 के तत्व। तो आज इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिजिकल प्रॉपर्टी शायद आज हो जाए तो हो जाए इसके। तो समूह 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं, पहले तो ये जान लो। क्या बताए थे हम? नाना पाटेकर, आसाराम, सब बेईमान, बीमार, जो भी कहो, ठीक। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मिथ होता है। इतने सारे तत्व होते हैं। क्लियर? जो समूह 15 के तत्व होते हैं इन्हें संयुक्त रूप से निकोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजन्स बोलते हैं। संयुक्त रूप से समूह 15 के तत्वों को संयुक्त रूप से ग्रुप वाइज क्या बोलते हैं? निकोजन्स बोलते हैं। वो इनके बने यौगिक जो होते हैं, जो इनके कंपाउंड होंगे, उनको क्या बोलेंगे? निक्टाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निक्टाइडस। ठीक है। समूह 15 के तत्वों को ये नाम देते हैं। ये किसको देते हैं? समूह 15 के तत्वों के यौगिकों के ये नाम देते हैं। ठीक। अब जैसे ये दोनों क्या होते हैं? आधात होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? उपधात होते हैं। ये क्या होती है? धात होती है। ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है। सब मेटल, नॉन मेटल, मेटल। तो मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या मेटेलिक कैरेक्टर का हो रहा, धातु के लक्षण बढ़ता है इनमें। क्यों बढ़ता है, इनके कारण भी देखेंगे आगे। ठीक। अब देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके पहले उपलब्धता, अकरेंस बोलेंगे इसे। कहाँ पर पाए जाते हैं ये तत्व, मिलते कैसे हैं? तो सभी को मालूम है जो N2 होती है, नाइट्रोजन जो होती है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती है 78%। वायुमंडल में कितनी होती है? 78%। तो 78% में सबसे ज़्यादा गैस है। क्लियर है? फास्फोरस जो होता है और नाइट्रोजन कई यौगिकों में भी मिलता है। जैसे संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट के रूप में प्रेजेंस होता है। चिली साल्ट पीटर भी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर।
इसे क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। तो फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में मिलेगा, संयुक्त अवस्था में इस कंपाउंड के रूप में मिलेगा नाइट्रोजन, और किसों में पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में भी मिलता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसे बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर। इसे क्या बोलते हैं? इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर। सीरा भी बोल देते हैं, इसे सीरा भी बोलते हैं। अच्छा, इसे सीरा भी बोलते हैं। ये तो कॉमन नेम हो जाता है। तो ये थी नाइट्रोजन की बात। अब फास्फोरस की बात करें तो और भी नाइट्रोजन एसिड के रूप में, जैसे अमीनो अम्ल है, उसमें भी पाया जाता है नाइट्रोजन, इन सब में मिल जाता है। फास्फोरस की बात करें तो हमारी बॉडी में भी फास्फोरस रहता है, ठीक है। अब जैसे जो नाइट्रोजन होती है, ये कुल मिला के केमिकल वे से देखें तो ये इनर्ट होती है, थोड़ी निष्क्रिय होती है, तभी ना वायुमंडल में रह लेती है फ्री स्टेट में। लेकिन फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं है, ये एक्टिव होता है। अच्छा, ये एक्टिव होता है, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? फिर संयुक्त अवस्था में मिलेगा, किसी न किसी कंपाउंड के रूप में मिलेगा, ठीक, क्लियर है। तो संयुक्त अवस्था में यह किस रूप में मिलता है? एपेटाइट एक खनिजों का वर्ग होता है, एपेटाइट। एक इसका वर्ग है, मिनरल्स का, खनिजों का वर्ग है, ठीक है। इस खनिज के वर्ग में बहुत सारे खनिज आते हैं, बहुत सारे खनिज आते हैं। जैसे कुछ मैं बताऊं आपको तो कैल्शियम का फास्फेट, कैल्शियम का फास्फेट एक ये है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक ये होता है CA9PO4, CA9PO4 6CaF2, यहाँ भी फास्फोरस, ठीक। अब हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है फास्फोरस, तो वहाँ पे कोई फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, ठीक है। वहाँ पे किसी न किसी कंपाउंड के रूप में मिलेगा तुमको, ठीक है। चट्टानों में भी पाया जाता है, बहुत सारी रॉक्स होती हैं, उनमें भी फास्फोरस पाया जाता है, क्लियर है। दूध है, अंडा है, फास्फोप्रोटीन पाई जाती है हमारी सेल में। जो फास्फोप्रोटीन होती है, फास्फोलिपिड भी सुने होंगे तुम, फास्फोलिपिड से बनी होती बहुत सारी चीज़ें। तो फास्फोलिपिड में फास्फोरस होगा, फास्फोप्रोटीन होगा तो वहाँ भी फास्फोरस होगा। हमारी बॉडी में इस रूप में पाया जाएगा। हड्डियों में पाया जाके, हालांकि दूध में भी पाया जाता है फास्फोरस, अंडे में भी पाया जाता है फास्फोरस, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है, क्लियर है। और रही बात आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की, तो आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब सल्फाइड के खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ये किसके रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड के खनिजों के रूप में, सल्फाइड के खनिज, सल्फाइड के जो मिनरल्स होंगे उनके रूप में पाए जाएंगे, क्लियर है। तो ये बात थी अकरेंस की। अब बात करते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये तो तुम सीखे होगे, तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पी ब्लॉक का? NH2NP 1 से 6। अब समूह 15 के लिए एसएसएल क्या बनेगा प्यारे? समूह 15 मतलब 5, जो आउटर सेल होगी उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 होंगे तो जैसे कि N होगा, इसमें 2 होंगे, NP2 होगा। ये एसएसएल किसके लिए है? ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे 3 होगा। ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। कर लेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ऐसे देखें तो 2,5, इसका कितना होगा? 2,8, 5। सबके बाहरी कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। इसका देखें तो 2,8, 18, 5, 10, 5, 5, 33। सही है। इसका करेगा 2,8, 18, 18, कितना? 18, 36, 36, 10, 46, 46, 46, 46, 5। ऐसे बनेगा। इसका देखेंगे तो क्या बनेगा? 2,8, 18, 32, 10, 8 इसमें, 10 इधर चलेगा, 10, 18, 10 इसमें हो गया, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 18, फिर 18 आएंगे, 18, 5। ये बनेगा। पर बोर्ड एग्ज़ाम में आए तो ये वाला लिख सकते हो, पर ये वाला नहीं करना। अच्छा, ये तो 10th लेवल वाला है। तुमको ये वाला करना है। कौन सा करना है प्यारे? 1s2, 2s2। ये देखो, तो लाइट वाली समस्या है प्यारे। आगे क्या बनेगा? 2p3। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जरा, ये किसका होगा? तुमको मालूम ये हीलियम का होगा। किसका होगा? हीलियम का होगा। हीलियम का होगा तो भाई यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी ये किसका है? हीलियम का। तो इनर्ट जो गैसें होती हैं उनके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो बाद में तो यही रखना है। ये सेकेंड आवर का मतलब 2s2 होगा। 2p3 तो होता है p में, 2p3 होगा। क्लियर है? अब इसका देखें तो हम 15 पे है तो 1s2, 2s2, 2p3 और क्या 3s2, 3p3 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 6 होगा प्यारे। अब यहाँ पे देखो तो 6, 2, 8, ये इसका बन रहा है। 6, 2, 8, 2, 10। 10 मतलब नियान का बन रहा है। किसका बन रहा है? तो इसको हम Na लिख सकते हैं। मतलब इसके पहले किसका होगा? Na का होगा, फिर उसके बाद ये आएगा 3s2, 3p3 आएगा। क्लियर है? तो तुमको क्या मिल रहा है? सबसे पहली इनर्ट गैस कौन होती है? नियान। फिर हीलियम के बाद नियान, नियान के बाद कौन से होती है? ठीक, याद होनी चाहिए तुम। हे नी अर कर एक्सी, ये चलता है। तो इसके बाद क्या बनेगा? नियान के बाद आर्गन आएगा। आर्गन 18 पे आया तो 18 तो ख़त्म हो गया। 18 प्यारे हो गया ख़त्म।
18 हो गया ख़त्म। अब तुमको मालूम होना चाहिए सेकेंड आवर्त था नाइट्रोजन का कौन सा आवर था, नाइट्रोजन किस आवर पे था, सेकेंड आवर का था, ये थर्ड आवर में था। थर्ड आवर में कौन मिल जाएगा तुमको, 3D मिल जाएगा। थर्ड आवर में 3D मिल जाएगा, लेकिन 3D मिलेगा तो 0 मिलेगा, क्योंकि 3D में तो प्रवेश नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन। 3D में क्या इलेक्ट्रॉन गया, नहीं गया, तो 3D क्या था, खाली। तो ओबीसी बात 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो 3D में यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ 3D में इंटर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो कितना हो जाएगा, 3D में कितने होते हैं 10, 3D में कितने होते हैं 10, तो 18 10 कितना हो गया 28, 28 5 33 होता है, तो 5 तो आएगा ही, 5 इलेक्ट्रॉन तो इनमें होते ही, 2s के 3p के। तो अब किस आवर का तत्व है ये, चौथे आवर का तत्व, चौथे आवर का तत्व है तो 4s2 4p3, क्योंकि ये जो नंबर होता है n ये आवर्स को बताता है, चौथे आवर का चौथे। पाँचवें आवर को तो पाँचवें में क्या होगा 5s2 5p3, ये तो लास्ट में आना ही आना है। इसके पहले क्या क्या आएगा, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है। कौन सी अक्रिय गैस आती है, क्रिप्टॉन आती है। तो क्रिप्टॉन तुमको मालूम है, क्रिप्टॉन ने अपनी जगह ले ली। यहाँ पे जो था 18 10 कितना होता है प्यारे, 28 18 10 अब यहाँ पे तुमको मालूम है जो ये किस आवर के तत्व, चौथे आवर, चौथे में 4f भी मिलेगा। चौथे में जो है आपको क्या मिलेगा, 4f मिलेगा, 4f मिलेगा, लेकिन 4f भरा नहीं होगा यहाँ पे। 4f क्या है, 4f यहाँ पे भरा नहीं है, क्लियर है। और यहाँ पे 4d भी मिला होगा, क्या मिला होगा, 4d भी मिला होगा, क्योंकि चौथा आवर तो 4d भी आएगा, इसमें 4d आएगा, लेकिन वो भी क्या है, भरा नहीं है, वो भी प्यारे भरा नहीं है। वो भरा नहीं तो कहाँ भरेगा, यहाँ भर जाएगा, वहाँ पे नहीं भरा तो यहाँ पे भर जाएगा, तो 4d 10 बनेगा, 4d 10 बनेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, बाकी बचे कितने 5, तो 5 आगे आ जाएंगे, 5s2 5p3, क्लियर। 4f फिर भी खाली है, 4f फिर भी खाली, तो 4f अब भरेगा आखिरी वाले में। क्रिप्टॉन के बाद कौन आता है, जिनान आता है। क्रिप्टॉन के बाद कौन आता है प्यारे, जिनान आता है। तो जिनान ने अपनी जगह ले ली। अब आगे कौन भरेगा, 4f अभी तक नहीं भरा, तो अब 4f भरेगा। 4f के बाद आता है, 4f पे 14 जाएगा, 4f के बाद आता है 5d, 4f के बाद आता है 5d, क्योंकि 5d यहाँ पे भरा नहीं है। तो अब 5d में 4f के बाद 5d आता, तो 5d में भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये किस आवर का तत्व, छठे आवर का तत्व, तो 6s2 6p3 बनेगा, 6s2 6p3 बनेगा। ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका, सही माना जाएगा। अब नहीं तो तुम इनके करते रहो, अब जैसे ये जिनान मिलेगा तो जिनान के लिखते रहो इकट्ठी काफ़ी देर तक, ठीक है, 1s2 फिर ऐसे करते रहो बड़ी देर तक, कि थोड़ा आसान बैठे। तो सभी के जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके क्या होंगे प्यारे, 5 होंगे। सबके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है तुमको, सबके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। बाहरी कोश जो जिस आवर्त का है उसी वही उसका क्या होगा, बाहरी कोश। छठे का तो छठा क्या होगा, बाहरी कोश होगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन सामने, तो ये फिक्स है। यानी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, समूह 15 के 5, समूह 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, समूह 17 वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, क्लियर। ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो क्लासिफिकेशन किया गया है। बेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बेस है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के पीछे। अब किसकी बात करेंगे हम, अकरेंस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब कौन बचा भाई, अब बात करेंगे सीधा सीधा किसकी, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात करेंगे, फिजिकल
प्रॉपर्टी की भौतिक गुण। समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण। तो सबसे पहला एटॉमिक साइज या आयनिक साइज। एटॉमिक साइज या आयनिक साइज। परमाणु आकार या आयन का आकार। अब चाहे तो त्रिज्या बोलो यहाँ पे रेडियस, चाहे साइज। जस्ट रेडियस कम तो साइज कम, रेडियस ज़्यादा तो साइज ज़्यादा। ठीक है, तो कैसे भी ले, आयनिक रेडियस भी ले सकते हो, आयनिक साइज भी ले सकते हो, एटॉमिक रेडियस भी ले सकते हो, एटॉमिक साइज भी ले सकते हो। परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, आयन त्रिज्या, कुछ भी लिखो तुम, सब ठीक। तो पढ़े हो तुम, 10वीं में भी पढ़े हो, 11वीं में भी पढ़े हो। यहाँ पे जो हम पी ब्लॉक में स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप वाइज कर रहे हैं। किसके तरफ रिश्वर कर रहे हैं? ग्रुप वाइज। अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। अच्छा, पीरियड होता तो बाएं से दाएं जाते हैं, इधर से इधर की तरफ। तो ऊपर से नीचे जाने पर अलग तरह के चेंजेस आते हैं, दाएं से बाएं जाने में अलग तरह के। 10 पीरियड का जस्ट अपोजिट हो जाता है ग्रुप में। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, इसका होता है 15। इसका n के लिए n की वैल्यू 2 होगी, इसकी n की वैल्यू 3 होगी, इसकी n की वैल्यू 4 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 6 होगी। मतलब कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर प्यारे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। क्लियर है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है, क्या एटॉमिक साइज बढ़ेगी। एटॉमिक साइज क्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ठीक है, अतिरिक्त कोषों के कारण ही परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, साइज क्या होगी, बढ़ेगा। क्योंकि आवर्त में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है बाएं से दाएं जाते हैं तो, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्योंकि वहाँ पे नाभिकीय आवेश के कारण साइज क्या होती है, घट जाती है। लेकिन वहाँ पे लेकिन सेल नहीं बढ़ती, वहाँ पे कोई कोषों की संख्या नहीं बढ़ती, यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ जाती। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिव होता नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बढ़ता नहीं। अब 7 से 15 हो गए, न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे 15 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा है यहाँ पर भी, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए साइज में को घटने के बजाय क्या है, बढ़ती ही बढ़ती है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे ये बातें याद रखना, जो समूह 15 के तत्वों के आवर्त त्रिज्याएँ होंगी उनसे थोड़ा इनकी कम होगी। तो 14 वाले तत्व होंगे, उनसे क्या होगी, 15 वालों की थोड़ी से क्या होगी, कम होगी। यानी कि साइज किसकी ज़्यादा होगी, 14 वालों। काहे ज़्यादा होगी? तो गधा राम तुमको मालूम होना चाहिए, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होती, घटती है। तो पीरियड में आगे बढ़ गए हैं ना हम, पीरियड में कहाँ बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए पीरियड में तो ऑब्वियस सी बात है, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ आई बात? एक चीज़ ये भी याद रखना है, यहाँ पे एक फैक्ट और बात याद रखना थोड़ी सी, जो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या में अधिक वृद्धि होती है। सहसंयोजक त्रिज्या, ये कौन सी त्रिज्या होती है, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट जो बॉन्ड बनता है उस त्रिज्या की बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु है, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा,
तो नाइट्रोजन से फास्फोरस में क्या होती है, बढ़ती है। कोवलेंट त्रिज्या नाइट्रोजन टू फास्फोरस जाते तो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। ये चीज़ याद रखना, अधिक मात्रा में बढ़ती है। लेकिन आर्सेनिक से बिस्मिथ तक क्या होती है, कम होती है। आर्सेनिक से अगर बिस्मिथ तक जाएं हम, आर्सेनिक से बिस्मिथ तक जाएं, कोवलेंट त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, मतलब घटती है। और यहाँ से यहाँ में क्या होती है, बढ़ती है। कौन, सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर, क्लियर। अब बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती होगी, तो पीरियड में क्या होती होगी, ज़्यादा होती होगी। पीरियड में क्या होती होगी, ज़्यादा होती। क्लियर है, पीरियड में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम बल से आकर्षित होते हैं। नाभिक की ओर अट्रैक्शन का हो जाता है, कम हो जाता है। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका नाभिक की तरफ अट्रैक्शन का होगा, कम होगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से ऐसा होता है कि आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है प्यारे, घट जाता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है। आयनन एंथैल्पी होती क्या है, अच्छा ये बताओ। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी लगी वही क्या है, आयनन एंथैल्पी। क्लियर है। तो नाइट्रोजन क्या होती, नाइट्रोजन क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा होगी, फास्फोरस कम ज़्यादा होगी, आर्सेनिक की और कम होगी, बिस्मिथ की और कम होगी। अब बिस्मिथ का होता है, मेटल होता है। तो मेटल तो वैसे भी मेटल क्या होते हैं, डोनेट करना चाहते, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो कहाँ लेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होती है, उतने ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होती है, उतने ज़्यादा है। जैसे फ्लोरीन की क्षमता सबसे ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा दमदार नाभिक है। इसका नाभिक क्या है, सबसे ज़्यादा दमदार है। सबसे ज़्यादा दमदार क्या है, सेल का है, सेल 2 ही ठो होती हैं इसके पास। नाभिक में चार्ज कितना होता है, 9 प्रोटॉन होते हैं इसके पास। साइज बहुत ही छोटा होता है, बात समझ रहे हो। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इनके प्रकार न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, दुर्बल होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। तो नाभिकीय आवेश उतना काम करता नहीं है। सेल वैसे भी बढ़ती जा रही हैं, दूर होते जा रहे हैं। आउटर सेल क्या होती जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता घटती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता घटेगी तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी, घटेगी। अब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती तो फटाके से खींच लेता, फटाक से खींच लेता तो ज़्यादा एनर्जी देता। क्लियर है, ज़्यादा एनर्जी देता। हाँ, ऐसा चलता है फंडा। तो इसीलिए तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने के नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति आने लगती है। तभी ना इन दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है। ये देखो उपधातु हो गई, इनमें दोनों करेक्टर आ जाते हैं, लेने देने दोनों काम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। और ये नीचे लेने का नहीं, सिर्फ देने का काम करता है। समझ पाए तो ऐसा होता है। अच्छा, ये ठीक है। तो जैसे जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी सी कम होगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और ज़्यादा होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और ज़्यादा होगी। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो प्यारे और ज़्यादा हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन करना थोड़ा आसान बैठेगा, दूसरा निकालोगे तो और दिक्कत होगी, तीसरा निकालेगा तो और दिक्कत होगी।
ठीक। अब धात्विक कैरेक्टर का बताएं। धात्विक कैरेक्टर को हम कई बार बता चुके हैं, ठीक। धात्विक कैरेक्टर का हम रीजन भी दे चुके हैं तुमको, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों का है, धातु हैं, ये उपधातु हैं, ये क्या है, धातु। रीजन तुमको हम दे चुके हैं, ठीक। तो इनका धात्विक गुण बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार चिल्ला चुके, अभी भी चिल्ला चुके। क्यों होती हैं ये अधातु, क्यों है नाइट्रोजन फास्फोरस? कोई ऐसे पूछे तो क्या बताओगे तुम? कह दो सर ये गैस है इसलिए अधातु हैं, है ना, क्योंकि मेटल जो होती है वो गैस तो होती नहीं, धातु जो होती है वो गैस नहीं होती। ये गैसें हैं, मतलब कि समझ जाओगे ये क्या है, अधातु हैं। यही जवाब है ना। तो ये तो देखने से है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख के तुम बता रहे हो। अगर केमिकल प्रॉपर्टी देख के पहचाननी हो तो कैसे पहचानो तो प्यारे? तो तुम मेटल नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े होगे 10th में, है ना, पढ़े होगे ना, तो वहाँ से पहचान लेना। तो वैसे भी देखो तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए क्या है, अधातु। ये दोनों काम करते हैं इसलिए उपधातु। ये क्या करता है, लेने के नहीं देने का काम करते हैं, इसलिए क्या है, उपधातु। ये लेते क्यों हैं? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, कोशिका संख्या कम है, उतनी नहीं है, तो ये लेते हैं। इनका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कम प्रभावी होता है, कम इफेक्टिव होता है, क्या है, फिर देने लगता है। यही रीज़न है। क्लियर है। अगली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता अब ये कौन से खेत की मूली, तो कितना कौन सा तत्व ऋण विद्युतीय होता है, ये उसी को तो बताती है। कह देंगे ज़्यादा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, मतलब वो तत्व ज़्यादा ऋण विद्युतीय है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, मतलब वो कम ऋण विद्युतीय है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता उसकी कम है, कुल मिला के ये है। कह देंगे विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज़्यादा है। कह देंगे हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का है, ज़्यादा है, इसकी संभावना, इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना का है, कम है, ऐसा बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको खींचना कि यही तो का है, विद्युत ऋणात्मकता। जैसे कि HCl है, HCl में ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन का होगा, क्लोरीन का होगा, तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करने लगता है, क्लोरीन खींचने लगता है। इसका यही नेचर का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस इसी चीज़ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ही खींचना। अच्छा, ऐसे वाले को नहीं, तो हाइड्रोजन ना खींचेगा, कौन खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना चाहेंगे। और तक खींचता क्यों है ये, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा दमदार होता है। न्यूक्लियर चार्ज में, इसकी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही ऐसा होता है। क्लियर है। फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है, क्योंकि इसके न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा दमदार है। इसके नीचे जो आते हैं उनके कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ये Cl आएगा, Br आएगा, I आएगा, तो है जो है 17वें समूह हैलोजन पर फैमिली है, उन्हीं की होती है, उन्हीं फैमिली के ही। अगर समूह में पूछे किस समूह की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो 17वें समूह की हैलोजन फैमिली की। अब जो इनमें किसकी ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की क्यों होती है, कि तुमको मालूम हो पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ क्या होता है, सेल बढ़ता जाता है। सेल बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज का होता है, कम इफेक्टिव होती है, यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ऐसा फंडा चलता है।
तो अगर 14-15 में तुलना करोगे तो 14-15 और 16 में किसकी ज़्यादा होगी? तो वैसी बात है 16वें समूह के जो होंगे तब तो उनकी विद्युत आवृत्ति ज़्यादा होगी। जो 14 वाले होंगे उनकी कम होगी, 15 वाले के उनके बीच की होगी, 15 वाले के क्या होगी 14 वालों से ज़्यादा और 16 वालों से कम होगी। क्योंकि पीरियड में इधर से उधर जाने पर क्या होती है तकता बढ़ती है। ये सब बेसिक है 11 का, तो ऐसा चलेगी। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटेगी। ऊपर से नीचे जाने पर यानी कि नाइट्रोजन के सबसे ज़्यादा, फिर फास्फोरस की, फिर क्या होती है? ये तो धन विद्युतीय होता है। ये क्या तत्व, ये कैसा तत्व होता है? ये धन विद्युतीय होता है। कैसा तत्व होता है? धन विद्युतीय होता है। क्लियर है? ये सारी बातें हो गई प्यारे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आज इतनी रखते हैं क्योंकि सारी हो नहीं पाएंगी आज, उतना टाइम नहीं है। इसके बाद कल ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो कल देख लेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म करके कोशिश करेंगे केमिकल स्टार्ट कर दें। तो 1 घंटे नहीं 30-40 मिनट का ही वीडियो बनेगा। इतना करते रहते चलता रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? बहुत टाइम